is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगेड। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि कंट्रोलिंग होता क्या है, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो देखो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग से शुरू करते हैं, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, और मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, दोनों के बीच में रिलेशन है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग पूरा का पूरा क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग के अंदर एडवांस में डिसाइड करा जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम whom टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है। तो प्लानिंग तो क्या है, पूरी की पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या अचीव करना है। प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मंथ हमें कितना प्रोडक्शन करना है, या फिर इस मंथ हमारी कितने की सेल्स होंगी, इस मंथ हमारा कितना प्रॉफिट होगा, इस मंथ की हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक्चुअली काम करा जाता है। अब देखो इन्हीं टारगेट्स को बोला जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, इन्हीं टारगेट्स को बोला जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, और इसी प्लान्ड परफॉर्मेंस को बोला जाता है, प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए एक्चुअली काम करा जाता है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स है, ध्यान रखना। प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स टारगेट सेट करते हैं, यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है। फॉर एग्जांपल मान लो प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स ने स्टैंडर्ड सेट करे कि इस मंथ के अंदर हमें 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। ये क्या है, टारगेट सेट करा है कि इस मंथ के अंदर 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। अगला फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे ताकि इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सके। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर स्टाफ को हायर करा जाएगा, स्टाफ को काम असाइन करा जाएगा। और नेक्स्ट फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर जो मैनेजर्स है वो एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देंगे, यानी कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन्हें बताएंगे कि किसे क्या काम करना है, कौन जाके किसको रिपोर्ट करेगा। अब लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। देखो प्लानिंग में हम लोगों ने क्या करे हैं, टारगेट सेट करे हैं, यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस डिसाइड करी है। हम लोगों ने हमारा टारगेट सेट करा है कि इस मंथ हमें 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब कंट्रोलिंग में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे एक्चुअली हम लोगों ने कितने सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे हैं। कंट्रोलिंग में हम लोग सबसे पहले हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि एक्चुअली इस मंथ हम लोगों ने कितने सोफा सेट्स प्रोड्यूस कर लिए। प्लानिंग वाला काम तो मंथ के शुरुआत में ही हो गया, अब मंथ एंड हुआ है तब हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों ने कितने सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे हैं। मैंने कहा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है, एम्प्लॉइज ने 450 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे हैं। तो कंट्रोलिंग में पहला काम हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस मंथ की हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा। मेजर करना को ही हम इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा। ठीक है भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, 450 सोफा सेट्स। उसके बाद में कंट्रोलिंग के अंदर प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी कि स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा जाता है। कंपैरिजन करने पर हमें क्या समझ में आया कि हम लोगों ने 500 का टारगेट सेट करा था, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, हम लोगों ने 450 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। इसी डिफरेंस को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है डेविएशन। क्या कहा जाता है, डेविएशन। यहाँ पर हमारी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करी, दोनों में क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है।
डेविएशन आ रहा है 50 यूनिट्स का, हम लोगों ने 50 सोफा सेट्स कम प्रोड्यूस करे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? कंट्रोलिंग। अब फाइंड आउट करा जाएगा कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। कुछ भी रीजन हो सकता है पावर फेलियर हो, बिजली प्रॉपर नहीं आ रही हो, रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आया हो, हमारे कुछ एम्प्लॉइज बीमार हो, वो एब्सेंट हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है। इन डेविएशंस के पीछे का रीजन फाइंड आउट करा जाएगा, साथ में करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, इन चीजों को सुधारा जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ सजेशंस दिए जाएंगे ताकि फ्यूचर के अंदर ये डेविएशंस ना आए, फ्यूचर के अंदर हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों मैच हो। तो कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर वो कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को ये जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है इसके साथ में कंपेयर करा जाता है। इफ देयर इज एनी डेविएशन देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डेविएशन। और अगर कोई डेविएशन आता है यानी कि अगर कोई डिफरेंस आता है तो उन डिफरेंसेस के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करा जाता है एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, साथ साथ में करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं, सुधार भी करा जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर हम लोग जब स्टैंडर्ड सेट करें तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारी प्लान परफॉर्मेंस दोनों मैच हो जाए, इस तरह के डेविएशंस बार बार ना आए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। समझ में आया? एक राइटर की भी डेफिनेशन ले लो, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या अकम्प्लिश कर लिया, हम लोगों ने क्या हासिल कर लिया। इसका मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हम लोगों ने एक्चुअली क्या अचीव करा है और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। इफ नेसेसरी, अगर लग रहा है किसी तरह के डेविएशंस हैं, अप्लाई करेक्टिव मेजर्स सो दैट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो हम साथ साथ में करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं, नेसेसरी स्टेप्स भी लेते हैं ताकि अगली बार से किसी तरह के कोई डेविएशंस ना हो और एक्चुअल काम हमारा प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हो, किसी भी तरह के कोई डेविएशंस ना हो। दिस इज कंट्रोलिंग। समझ में आया कंट्रोलिंग होता क्या है? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब देखो कंट्रोलिंग के स्कोप की बात करते हैं कि कंट्रोलिंग के अंदर होता क्या है। कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप एज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, बट इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स। देखो पहली बात तो कंट्रोलिंग का स्कोप बहुत बहुत वाइड है, बहुत बड़ा स्कोप है। कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर कर लिया, बस कंट्रोलिंग का प्रोसेस यही खत्म नहीं होता। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है। रीजंस मैंने आपको बता दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, एम्प्लॉय हमारा छुट्टी पर है या फिर पावर कट्स हो गए हो या फिर मान लो रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आया, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। तो कंट्रोलिंग के अंदर रीजंस भी फाइंड आउट करे जाते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के साथ में मैच क्यों नहीं कर रही और लग रहा है हमारे पास में सूटेबल मेजर्स है, हमारे पास में कुछ सजेशंस है, तो मैनेजर सजेशंस भी देते हैं कि फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करा जा सकता है, फ्यूचर में इन रीजंस को कैसे दूर करा जा सकता है ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस के साथ में मैच करे और फ्यूचर में हमारे प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है और इसी से हमारे पास में कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। दो तरह की कंट्रोलिंग होती है, कौन कौन सी? एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। नाम याद रखना, एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। देखो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं देखते। मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ किसे चेक करते हैं? मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि यार जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, हम लोगों ने जो टारगेट सेट करे हैं, हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो प्लान तो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिए हैं या फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा लो सेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टैंडर्ड सेट करा
गया, टारगेट सेट करा गया कि इस मंथ के एंड तक 1000 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है कि हम लोगों ने 1500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको देखकर हमें यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने टारगेट ही गलत सेट करा था, हम लोगों ने टारगेट ही बहुत कम सेट करा था। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं देखते, वो स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जो टारगेट सेट करे हैं, वो स्टैंडर्ड्स तो सही है ना। वो स्टैंडर्ड्स कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा हाई तो सेट नहीं कर दिए कि हम एक्चुअली उसे अचीव ही नहीं कर सकते, और कहीं बहुत ज्यादा लो तो सेट नहीं कर दिए। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेकिंग हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स आर, बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि हमारे प्लान्स, हमारी स्ट्रैटेजीज कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हो सकता है कई बार हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज्यादा और कम सेट कर दिए, जिसकी वजह से हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करी और डेविएशंस बहुत ज्यादा आ रहे। समझ में आया। वहीं एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। अब ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर हम हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं देखते, इसमें हम लोग देखते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम ये देखते हैं यार एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे मैनेजर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन सही से नहीं दे रहे, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं कर रहे, इस काम में तो कोई गड़बड़ नहीं है। या फिर साथ साथ में ये भी देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है काम करते टाइम पर हमारे वर्कर्स बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, वो आपस में गॉसिप कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कभी भी छुट्टी ले लेते हैं। तो देखा जाता है कि भाई ऑपरेशंस तो सही से हो रहे हैं ना, काम तो सही से हो रहा है। अगर ये काम ही सही से नहीं होगा, अगर मैनेजर्स अपना काम सही से नहीं करेंगे, वर्कर्स अपना काम सही से नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम कभी भी हमारे टारगेट्स को, हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव ही नहीं कर सकते। ऑपरेशनल कंट्रोल रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज। मैनेजरियल और अदर एक्टिविटीज पर फोकस करा जाता है कि मैनेजर्स अपना काम सही से कर रहे हैं ना, वर्कर्स अपना काम सही से कर रहे हैं ना, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंस ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है अगर मैनेजर्स और वर्कर्स अपना काम सही से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डेविएशन आएंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। समझ में आ गया भाई कंट्रोलिंग होता क्या है। दो तरह की कंट्रोलिंग होती है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम हमारे स्टैंडर्ड्स पर फोकस करते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर हम हमारे ऑपरेशंस पर, मैनेजरियल एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं कि सारी एक्टिविटीज तो सही से हो रही है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात आती है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। देखो नेचर को ही हम फीचर्स भी बोलते हैं। नेचर का मतलब क्या होता है? विशेषता, कि कंट्रोलिंग में होता क्या है। तो इसी को हम फीचर्स भी बोलते हैं, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, इसी को हम नेचर भी बोलते हैं। तो हमारे पास में कंट्रोलिंग के 4 फीचर्स है। पहला ये क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन लिखने को आ जाए, सारे के सारे फंक्शंस गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो ये वाला सब में चेप कराना है। सेकंड ये क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है, ये वाला भी आपको सब में चेप कराना है। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन के नेचर लिखने को आ जाए, परवेसिव फंक्शन है। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, यानी कि पीछे की तरफ देखता हुआ भी है, और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इसमें मैनेजर्स आगे की तरफ भी देखते हैं। देखो जब भी पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है मतलब हम पीछे देख रहे हैं तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया, और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। और फोर्थ है ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखो मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन के नेचर फीचर्स लिखने को आ जाए, ये 3 पॉइंट्स तो आपको सब में लिखने हैं। गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव होता है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एज इट इज शेप कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास में? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान एंड प्लान ऑलवेज एम्स एट अचीविंग गोल्स। देखो कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। बहुत ही ध्यान से समझना, प्लानिंग क्यों करी जाती है? याद करो प्लानिंग का मकसद क्या होता है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, इसीलिए प्लानिंग करी जाती है। प्लानिंग का मेन एम ही क्या है? कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। और कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं? कंट्रोलिंग में हम ये मेक श्योर करके रखते हैं कि जो भी एक्चुअल काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी एक्टिविटी है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग भी क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग भी ये मेक श्योर
करके रखता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अगर कोई डेविएशंस आ भी जाते हैं, काम प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं भी होता, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, उन चीजों को सुधारा जाता है। तो कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करके रखता है कि सारा का सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। सेकंड, कंट्रोलिंग भी क्या है, परवेसिव है। देखो परवेसिव का मतलब है ये हर जगह देखने को मिलता है। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का ही नहीं है, ये काम हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। टॉप लेवल मैनेजर्स भी कंट्रोलिंग करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी कंट्रोलिंग करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी कंट्रोलिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स को ही ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स बोला जाता है। ये काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का नहीं है, ये काम हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। टॉप लेवल मैनेजर्स किसे कंट्रोल करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स किसे कंट्रोल करेंगे, लोअर लेवल मैनेजर्स को। और लोअर लेवल मैनेजर्स किसे कंट्रोल करेंगे, जो उनके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये परवेसिव है, मैनेजमेंट का ये फंक्शन हर जगह देखने को मिलता है। प्लस ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलेगा, तो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में भी देखने को मिलेगा। ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो पीछे की तरफ भी देखते हैं और वो आगे की तरफ भी देखते हैं। देखो पहली बात, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। देखो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, कंट्रोलिंग में मैनेजर्स पीछे की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग एंड में करी जाती है। सबसे पहले कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं। यानी कि पास्ट मंथ के अंदर या फिर पिछले साल या फिर पिछले 6 महीने में जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है उसे इवैल्यूएट करा जाता है, उसे मेजर करा जाता है और फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा जाता है। तो पूरा का पूरा पीछे देखने वाला काम है या नहीं है। दिस इज द रीजन कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। साथ ही में हम ये भी बोलते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग में मैनेजर्स आगे की तरफ भी देखते हैं, बिकॉज इट सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स इन फ्यूचर। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर ही मैनेजर्स ये बताते हैं कि अगर डेविएशन आ रहा है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं करी, डेविएशन आ रहा है, तो उस डेविएशन के पीछे क्या रीजंस हैं और साथ साथ में मेजर्स भी सजेस्ट करे जाते हैं। यानी कि साथ साथ में जो मैनेजर्स हैं वो सजेशंस भी देते हैं कि अगली बार से ऐसा ऐसा करना या फिर ऐसा ऐसा मत करना, इस वजह से डेविएशंस आ रहे हैं। मेजर्स सजेस्ट करे जाते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस दोनों मैच करे, किसी तरह के कोई डेविएशंस ना आए। तो कंट्रोलिंग में हम सिर्फ कंपेयर ही नहीं करते, हम डेविएशंस के पीछे का रीजन फाइंड आउट करते हैं, उन्हें रिमूव करने की कोशिश करते हैं और आगे के लिए सजेशंस देते हैं कि भाई डेविएशंस इस वजह से आ रहे थे, तो फ्यूचर में ध्यान रखना, ये चीजें करना, ये चीजें मत करना ताकि ये डेविएशंस ना आए। तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। इस फंक्शन को अच्छे से याद रखना। फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा तब तक हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन चलता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होता। एक प्लान को कंट्रोल करा, वो प्लान खत्म हुआ तो दूसरे प्लान को कंट्रोल करा जाएगा, वो प्लान खत्म होगा तीसरे प्लान को कंट्रोल करा जाएगा। हमेशा बिजनेस की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करा जाता है। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा तब तक कंट्रोलिंग प्रोसेस चलता जाएगा। समझ में आया? क्या क्या देखा हम लोगों ने कंट्रोलिंग का मतलब देख लिया, कंट्रोलिंग का स्कोप देख लिया जिसमें 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग देख लिया, याद रहेगा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, ऑल परवेसिव है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो एग्जाम में चाहे इंपॉर्टेंस लिखने को आए चाहे सिग्निफिकेंस लिखने को आए, दोनों एक ही चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना। नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एक ही होता है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस एक ही होता है। तो कंट्रोलिंग की हमारे पास में 6 इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग की हेल्प से ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सब में लिख कर आना है। कंट्रोलिंग से ही हमें पता चलता है कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, हम लोगों ने जो प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट करे हैं वो टारगेट सही तो है ना, हम लोगों ने
टारगेट्स बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा लो तो सेट नहीं कर दिए। कंट्रोलिंग से हमारे सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाते। कंट्रोलिंग से ही हमारे जो एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है, और इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो एक्टिविटीज हो रही है, उन सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एक अच्छा तालमेल बना रहता है, सब लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से ही मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। देखो प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं, पहला फंक्शन क्यों करा जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। और कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लान्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हम प्लान्स को अचीव कर सके। और अगर कोई डेविएशन आता है, अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में इन डेविएशंस को दूर करा जा सके। सो कंट्रोलिंग अपने आप में ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लानिंग को सक्सेसफुल करने में हेल्प कर रहा है। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग से ही हमें पता चलता है कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, यानी कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट करे, हम लोगों ने जो प्लान परफॉर्मेंस सेट करी है, वो प्लानिंग तो हमारी सही है ना, कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स तो सेट नहीं कर दिए कि उसे हम अचीव ही नहीं कर सकते। हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 1000 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्चुअली हम लोगों ने 600 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया जिसे हम अचीव ही नहीं कर सकते। तो जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग होती है ना, पीछे हम लोगों ने देखा था दो तरह की कंट्रोलिंग होती है, एक होती है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। इस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से मैनेजर्स को समझ में आता है, मैनेजर्स पहचानते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, हमारे जो प्लान्स है, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करी है वो तो सही है ना, वो तो एक्यूरेट है ना। स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग वेदर द टारगेट्स आर एक्यूरेट और नॉट। इसी से पता चलता है कि हमारे टारगेट्स तो एक्यूरेट है या नहीं है। कंट्रोलिंग सिस्टम मेक्स मॉडिफिकेशन इन स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। और जैसे जैसे बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड्स को भी मॉडिफाई करा जाता है, स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं, कोविड से पहले मान लो डिमांड बहुत ज्यादा होती थी प्रोडक्ट की, सोफा सेट्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो कोविड से पहले हम हमारा टारगेट सेट करते थे कि 1000 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन कोविड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम आएगी, तो हम टारगेट सेट करेंगे कि हमें 300 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो स्टैंडर्ड्स को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना जरूरी है। तो इससे हमें हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी का पता चलता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। एज अ रिजल्ट देयर इज इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी एक्टिविटीज किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हम लोगों ने प्लानिंग फंक्शन में टारगेट सेट करा है ना, जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। और जब हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं तो ऐसे में रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता, ना टाइम का वेस्टेज होता है, ना एफर्ट का वेस्टेज होता है, ना हमारे पैसे का वेस्टेज होता है। ऐसे में सारे के सारे रिसोर्सेस का क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, इफेक्टिव यूज होता है, कोई भी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं जाते। इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉइज जो हमारे पास में लेबर काम कर रही हैं वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ये कैसे? A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. देखो एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर एम्प्लॉइज को एडवांस में पता होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता होता है कि हमारा ये टारगेट है, ये टारगेट हमें अचीव करना है। हम लोगों ने पीछे देखा कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही टारगेट सेट कर लिए जाते हैं,
स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं, तो हर बंदे को पता है कि यार उसका ये टारगेट है, उसे ये अचीव करना है। हर बंदे को एडवांस में पता है कि उसे क्या काम करना है। हर बंदे को पता है कि यार उसके लिए ये स्टैंडर्ड है, ये टारगेट है। हर बंदे के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करे जाते हैं, टारगेट्स फिक्स करे जाते हैं कि आपको इस मंथ इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या फिर आपको ये प्रोजेक्ट इस मंथ की इस डेट तक कंप्लीट करना है, ये आपकी डेडलाइन है। आपको इस मंथ इतनी सेल्स करनी है। तो हर बंदे के लिए स्टैंडर्ड सेट होता है, टारगेट सेट होता है, और हर बंदे को पता होता है कि जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे इस स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करा जाएगा। अगर मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है या फिर स्टैंडर्ड से भी अच्छी होती है, तो ही मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ही मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो ही मेरी वाहवाही होगी, मुझे बोनस मिलेगा। तो अपने आप एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है ना, उसे पता है यार मेरा स्टैंडर्ड है, वो इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है। वो इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेटर रखता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है कि अगर मैं ये स्टैंडर्ड अचीव कर लूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा, मेरी वाहवाही होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, बंदा अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, और बंदे के लिए भी अच्छा है, बंदा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। फिफ्थ है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देखने मिलता है, डिसिप्लिन देखने को मिलता है। आप खुद के लेवल पर सोच के देख लो ना, अपने क्लास के लेवल पर सोच के देख लो, क्लास के अंदर टीचर प्रेजेंट है, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, तो पूरी क्लास में डिसिप्लिन रहेगा, क्वेश्चन पूछने से पहले भी सोचोगे। वहीं 5-10 मिनट के लिए टीचर क्लास से बाहर चले गया, सब बच्चे इधर उधर गॉसिप कर रहे हैं, पूरी क्लास को सब्जी मंडी बना दिया। तो वही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होती है तो कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन का माहौल रहता है। इट कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक एंड इंश्योर्स दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। साथ में जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स मतलब जो नीचे काम करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज, जो मैनेजर्स के नीचे काम कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जाती है। इमेज देखो, उन पर नजर रखी जाती है, देखा जाता है कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तो काम कर रहे हैं ना, जैसे टारगेट सेट करे हैं, जैसे प्लान्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग तो काम हो रहा है ना। तो अपने आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, डिसिप्लिन रहता है। लास्ट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखने मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। देखो, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोला जाता है तालमेल। क्या देखने को मिलता है, तालमेल देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, देखो जब हम ग्रुप डांस देखते हैं तो ग्रुप डांस में आपने देखा होगा, एक का हाथ ऊपर गया सबके हाथ ऊपर जाएंगे, एक का हाथ नीचे आया सबके हाथ नीचे आए, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, सारे के सारे क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो सब लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना आधों के हाथ ये वाले ऊपर जा रहे हैं, आधों के ये वाले हाथ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सब लोग एक जैसा करते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोलिंग फंक्शन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल देखने को मिलेगा। कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करके रखता है कि सारे के सारे जो एम्प्लॉइज है वो एक ही डायरेक्शन में चले। डायरेक्शन क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। सारे के सारे एम्प्लॉइज मैनेजर्स की डायरेक्शन, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। All the departments are controlled according to predetermined standards which are well coordinated with each other. जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कि टारगेट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो टारगेट्स हम लोगों ने पहले से सेट कर रखे हैं। और ये टारगेट्स बनाए ही ऐसे जाते हैं कि अपने आप हर डिपार्टमेंट में सारी की सारी एक्टिविटीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर काम करा जाएगा तो अपने आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर तालमेल, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमें हमारे स्टैंडर्ड्स का पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं है। हर तरह के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेटेड फील करते हैं कि हमें टारगेट्स को अचीव करना है, हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर रहता है, डिसिप्लिन रहता है। सारे डिपार्टमेंट्स में, सारी एक्टिविटीज में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी बताया था, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और जो लास्ट फंक्शन है, दोनों फंक्शंस आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये मैनेजमेंट के क्या है, इनसेपरेबल ट्विन्स है, इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आप ये समझ लो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू जिन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, साथ साथ में एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। तो देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन करी हूं 4 पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले आता है नेचर एंड कॉन्सेप्ट, दोनों का नेचर समझो। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग मैनेजमेंट का क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि इसी में मैनेजर्स डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। तो प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, बेस तैयार करता है। कंट्रोलिंग मींस कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप द डेविएशन। वही कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में मैनेजर्स ये मेक श्योर करके रखते हैं कि जितना भी काम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज प्लान्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और अगर किसी तरह के कोई डेविएशंस होते हैं तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, सुधार करा जाता है ताकि फ्यूचर में ये डेविएशंस ना आए। दिस मींस दैट कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो समझ में आ रहा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हो ही क्यों रहा है, ताकि हमारी जो प्लानिंग है, ताकि हमारे जो प्लान्स है उनका सही से इंप्लीमेंटेशन हो और उनका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, हमारे प्लान सही से और सही टाइम पर इंप्लीमेंट हो सके। तो समझ में आया, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सेकंड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और आपस में इंटरलिंक्ड भी है, आपस में लिंक्ड भी है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एग्जिस्ट टुगेदर एज वन डिपेंड्स ऑन द अदर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर आर नो प्लान्स देन देयर वुड बी नो कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग की बात करते हैं। देखो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। और ये प्लान्ड परफॉर्मेंस हम लोगों ने मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन में डिसाइड करी थी, प्लानिंग फंक्शन में डिसाइड करी थी ना। प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान परफॉर्मेंस सेट करी थी, टारगेट सेट करे थे। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। अगर प्लान्स ही नहीं होंगे तो प्लान परफॉर्मेंस कहां से आएगी, प्लान्स ही नहीं होंगे तो प्लान परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, प्लान परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। तो कंट्रोलिंग किस पर डिपेंडेंट है, प्लानिंग पर डिपेंडेंट है। वही मैं कहती हूं प्लानिंग फंक्शन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग फंक्शन एज प्लान्स आर नॉट मेड ओनली ऑन पेपर्स बट दीज हैव टू बी इंप्लीमेंटेड एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट प्लान्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। वही मैं ये कहती हूं कि जो प्लानिंग है वो भी कंट्रोलिंग पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लान्स हम सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए थोड़ी ना बनाते कि पेपर पर प्लान्स बना लिए काम हो गया। हम प्लान्स बनाते हैं ताकि प्लान सही से इंप्लीमेंट हो सके और कंट्रोलिंग फंक्शन ही ये मेक श्योर करके रखता है कि प्लान सही से इंप्लीमेंट हो सके। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, प्लान्स का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो। ये कौन मेक श्योर करके रखता है, कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर करके रखता है। तो कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल को प्लान के साथ में कंपेयर करते हैं और प्लान परफॉर्मेंस का पता ही हमें किसके थ्रू चलता है, प्लानिंग के थ्रू चलता है। तो प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। प्लानिंग भी हमारी कंट्रोलिंग पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लान्स को अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है वो काम किसका है, कंट्रोलिंग का है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। थर्ड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ध्यान से समझना, प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, प्लानिंग में भी हम पीछे की तरफ देखते हैं, और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, प्लानिंग में हम फ्यूचर की तरफ भी देखते हैं। सेम ऐसे ही जो कंट्रोलिंग है वो भी बैकवर्ड लुकिंग है, हम लोग पीछे की तरफ भी देखते हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग वाला तो हम पीछे पढ़ के आए ना नेचर के अंदर कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन दोनों ही, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी एग्जाम
एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। पहले भी देखा था, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले तो मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर भी करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। समझ में आ गया? कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहली बात, जो हम प्रेजेंट में प्लान बनाते हैं वो प्लान ऐसे ही हवा में नहीं बन जाता। हम लोग प्लान्स बनाते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मैनेजर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि पहले जो प्लान बनाए थे वो कितने सक्सेसफुल रहे थे, सक्सेसफुल थे या नहीं थे, प्लान्स के साथ में एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर भी रही थी या नहीं कर रही थी। तो पास्ट प्लान्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं। तो प्लानिंग भी क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, एक और इंपॉर्टेंट बात, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है। जब मैनेजर्स चीजों को कंट्रोल करते हैं तो मैनेजर्स देखते हैं भाई एक्चुअल और हमारी प्लान परफॉर्मेंस मैच नहीं करी, डेविएशंस आ रहे हैं। तो मैनेजर्स देखते हैं यार डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, डेविएशंस के पीछे क्या रीजंस हैं, और उसके साथ साथ में मैनेजर्स एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें मैनेजर्स लिखते हैं कि भाई डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस मैच नहीं करी, ये डेविएशंस आ रहे हैं, डेविएशंस के पीछे ये कारण है। कारण हो सकता है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पावर की, या फिर रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आया हो, एम्प्लॉइज हमारे एब्सेंट हो, या फिर कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो, बारिश बहुत ज्यादा थी तो एम्प्लॉइज आ ही नहीं पाए। तो रीजंस भी लिखे जाते हैं। साथ साथ में मैनेजर्स उसी फीडबैक रिपोर्ट में मेजर्स भी लिखते हैं, यानी कि सजेशंस भी लिखते हैं कि अगली बारी से जब प्लान्स बनाओगे ना तो इन चीजों का ध्यान रखना, प्लान्स इस तरह से बनाना ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस हमारी मैच खाए। तो जब प्लानिंग करी जाती है तो सबसे पहले मैनेजर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि पास्ट में हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा था या नहीं रहा था, कौन कौन से डेविएशंस आ रहे थे। साथ में जो कंट्रोलिंग प्रोसेस से फीडबैक रिपोर्ट मिली है जिसके अंदर सारी बातें लिखी हैं कि ये डेविएशंस थे, डेविएशंस के पीछे ये कारण थे, और मैनेजर्स ने साथ साथ में मेजर्स यानी कि सजेशंस भी दिए थे कि फ्यूचर में जब प्लान बनाओ तो इन चीजों को दिमाग में रख के प्लान बनाना ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो। तो प्लानिंग भी क्या है? बैकवर्ड लुकिंग भी है। समझ में आया? कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। अब देखो जो प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है क्योंकि प्लान्स हमेशा किसके लिए बनाए जाते हैं? फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कंट्रोलिंग की फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पर हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग है। साथ में कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज इट सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स इन फ्यूचर। कंट्रोलिंग भी फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर से हम सिर्फ एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर ही नहीं करते, हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, डेविएशंस के पीछे के रीजंस फाइंड आउट करते हैं और ये भी बताते हैं, हम साथ साथ में मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं यानी कि सजेशंस भी देते हैं। एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें सजेशंस देते हैं कि भाई डेविएशंस इन वजह से आ रहे हैं, फ्यूचर में जब प्लान बनाया जाएगा तो इन चीजों का दिमाग में रखना, ये चीजें करना, ये चीजें मत करना ताकि हमारे प्लान सक्सेसफुल हो सके। तो कंट्रोलिंग भी क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो अलग से याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं। प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि प्लान बनाते टाइम पर हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखते हैं और कंट्रोलिंग प्रोसेस से हमें जो फीडबैक रिपोर्ट मिली थी उसे भी दिमाग में रखते हैं। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स अपनी फीडबैक रिपोर्ट में सजेशंस देते हैं, मेजर्स देते हैं कि फ्यूचर में जब प्लान बनाओ तो इन चीजों को दिमाग में रखना ताकि प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपस में मैच करे। और लास्ट है प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव है। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्टर जो होता है वो हमें क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि वो हमें बताता है ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बताता है। करना ना करना तो हमारे ऊपर है ना। सेम वैसे ही प्लानिंग भी क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव है। प्लानिंग जो है वो एडवांस में बताता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फ्रॉम होम टू डू, ये करना है। वही कंट्रोलिंग क्या है? इवैल्यूएटिव है। इसके अंदर हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं यानी कि मेजर करते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या काम करा है, कितना काम करा है, और उसे कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, दिमाग का खेल है, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है।
प्लानिंग हमें प्रेस्क्राइब करता है, बताता है एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कि इस तरह से काम करो, अगर इस तरह से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो ये हमें क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि इस तरह से काम करो, सारी चीजें बताता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू भी बताता है, एंड फॉर होम टू डू भी बताता है, सब कुछ बताता है। वही कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन था, जो प्लानिंग में बताया गया था, ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करा गया है या नहीं करा गया है, जो एक्चुअल काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में आया? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। नेचर एंड स्कोप देखा इसके अंदर हम लोगों ने, सेकंड देखा दोनों इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, प्लानिंग प्रेस्क्रिप्टिव है, वही कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव है। हम मेजर करते हैं, हम चेक करते हैं कि प्लानिंग के अंदर जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन बताया था, जो तरीका बताया था, जो प्लान्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी के साथ में लास्ट टॉपिक आता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। देखो हम मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं ऐसे ही बता देती हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या सेट करे जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, यानी कि टारगेट सेट करे जाते हैं, प्लान परफॉर्मेंस डिसाइड करी जाती है कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है। ये काम बेसिकली किसके अंदर होता है, प्लानिंग के अंदर होता है, बट ये कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर भी आया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्टैंडर्ड सेट करा कि 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद में क्या करा जाएगा, जब मंथ एंड हो जाएगा, हो सकता है ये स्टैंडर्ड्स 1 महीने के लिए थे या फिर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जितने भी टाइम के लिए थे। जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तब हम क्या करेंगे, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, हम लोगों ने एक्चुअली कितने सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे, 450 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ में। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर करा जाएगा। एनालाइजिंग डेविएशंस, फिर डेविएशंस देखेंगे। कंपेयर करा तो समझ में आया भाई डेविएशन आया, हम लोगों ने 50 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी हैं, सारे डेविएशंस को एनालाइज करा जाएगा। देखो अलग अलग चीजों के लिए कंट्रोलिंग होती है, अलग अलग चीजों के प्लान्स बनाए जाते हैं, तो बहुत बार बहुत सारी चीजों के अंदर डेविएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। इन सारे के सारे डेविएशंस, डिफरेंसेस को एनालाइज करा जाएगा कि कौन से डेविएशंस तो माइनर है, छोटे मोटे से डिफरेंसेस है जो चल सकते हैं, और कौन से डेविएशंस मेजर हैं। देखो जो छोटे मोटे डेविएशंस है, डिफरेंसेस है, वो चल जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, तो इन्हें तो क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, या फिर वर्कर्स अपने लेवल पर इन्हें हैंडल कर ले। लेकिन जो मेजर डेविएशंस है, बहुत ज्यादा डेविएशंस आए हैं कि हमारी कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 5% से इंक्रीज होगी, लेकिन मान लो हमारी कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो गई, तो ये तो बहुत बड़ा डेविएशन है। कॉस्ट अगर 5% से हमारी इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब हमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी जेब से थोड़ी ना पैसा लगाएंगे। तो ये मेजर डेविएशंस है, ये मेजर डेविएशंस के ऊपर अर्जेंटली एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन मेजर डेविएशंस के बारे में बताना होता है हमें टॉप लेवल मैनेजर्स को। तो डेविएशंस को भी अच्छे से एनालाइज करना कि छोटे डेविएशंस हैं तो हम टॉप लेवल मैनेजर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनका टाइम क्यों खराब करें। लेकिन मेजर डेविएशंस है, अर्जेंटली हमें रिक्वायरमेंट है कि एक्शन लिया जाए, तो हम तुरंत जाके किसे बताएंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स को बताएंगे। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, साथ साथ में करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, सुधार करा जाता है ताकि हम इन डेविएशंस को दूर कर सकें। और साथ में बनाते हैं हम एक फीडबैक रिपोर्ट जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। हम लिखते हैं कि भाई डेविएशंस आ रहे थे तो डेविएशंस के पीछे क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है, और फ्यूचर के लिए भी क्या दिए जाते हैं, मेजर्स दिए जाते हैं, यानी कि सजेशन दिए जाते हैं कि फ्यूचर में इन चीजों को दिमाग में रखना ताकि फ्यूचर में डेविएशंस ना आए, फ्यूचर में प्लान्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो। ये प्रॉपर क्या है, हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस। समझ में आया? पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं।
स्टैंडर्ड्स मीन्स द टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स क्या है? टारगेट्स है। इन्हीं टारगेट्स के बेसिस पर, इन्हीं टारगेट्स के साथ में हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? अचीवेबल होने चाहिए, जिन्हें हम अचीव कर सके। वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नो यूज। हम लोगों ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लिए जो बहुत 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 हाई हैं, जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो उन स्टैंडर्ड्स का तो कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड्स थोड़ी ना बना रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमें अचीव करना है। तो स्टैंडर्ड्स अचीवेबल होने चाहिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए जिन्हें हम अचीव ही नहीं कर सकते, बेचारा हमारा एम्प्लॉय अचीव ही नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवाइज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें पता है बिजनेस का एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। कभी कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, कभी डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी जीएसटी आ जाता है, कभी गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी बदल देती है, टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला काम क्या है? स्टैंडर्ड सेट कर लिए। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? अचीवेबल होने चाहिए, और स्टैंडर्ड्स को हमें टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पहला काम हो गया। अब टाइम बीत चुका, अब हम क्या करेंगे? हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय देम। हम हमारे एम्प्लॉइज के एक्चुअल काम को मेजर करते हैं कि भाई एक्चुअली हमारे एम्प्लॉइज ने कैसा काम करा है। वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस, जब हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी अपना दिमाग में रखेंगे कि इतनी यूनिट्स बोली थी तो इतनी ही यूनिट्स इसने बनाई है क्या, मतलब ये तो क्वांटिटी है। नंबर वाली सारी चीजें भी दिमाग में रखेंगे कि इसे बोला था कि भाई तुझे 20 यूनिट्स बनानी है, तो इस बंदे ने 20 यूनिट्स बना ली क्या, 20 सोफा सेट्स बना लिए क्या। हम साथ साथ में क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि क्वांटिटी को अचीव करने के पीछे उसने क्वालिटी के साथ में सेक्रीफाइस कर लिया, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया। तो दोनों चीजों को दिमाग में रखना है, क्वांटिटी को भी दिमाग में रखना है और क्वालिटी को भी दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किसके साथ में? स्टैंडर्ड्स के साथ में। इन दोनों को कंपेयर करने की बारी आती है। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स। इस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद में मैनेजर्स प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इफ देयर इज मैच इन बोथ देन द कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड्स देयर ओनली। अच्छा, अब यहां पर अगर दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा था 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी 500 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करे गए, क्वांटिटी मैच कर गई, साथ में क्वालिटी भी देख ली, जैसी क्वालिटी का हम लोगों ने सोचा था वैसी ही क्वालिटी का एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है, सब चीजें सही हैं, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, इसके बाद में और कोई स्टेप नहीं होता। लेकिन अगर डेविएशंस आते हैं तो अगला स्टेप आता है एनालाइजिंग डेविएशन। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, हम लोगों ने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया, डेविएशंस आर एनालाइज्ड। अगर डेविएशंस आते हैं, सोचा था 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्चुअली 450 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करे गए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 50 सोफा सेट्स कम प्रोड्यूस करे गए हैं, डेविएशंस एंड डिफरेंस है, तो इन डेविएशंस को एनालाइज करा जाएगा। ऑल डेविएशन शुड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सारे डेविएशंस के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। टॉप मैनेजमेंट के पास में बहुत काम होता है, उसे अलग अलग पॉलिसीज, प्लान्स, बाहर के बारे में सोचना है, बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचना है, तो छोटे छोटे डेविएशंस के बारे में टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताना। डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द रेंज शुड बी बॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ऐसे डेविएशंस जो एक रेंज से बाहर हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया, हम लोगों ने 500 सोफा सेट्स बनाने के बारे में सोचा था, एक्चुअली सिर्फ 400 सोफा सेट्स ही बना पाए हैं, तो यहां पर डेविएशन बहुत ज्यादा है, इसके बारे में हम टॉप मैनेजमेंट को बताएं। समझ रहे हो? कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था कि भाई इस बार 5% से इंक्रीज हो जाएगी चीजें बनाने की कॉस्ट, लेकिन हमारी कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो गई। ऐसी चीजें टॉप मैनेजमेंट को बताने की जरूरत है, छोटी छोटी बातें टॉप मैनेजमेंट के पास में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। डेविएशन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हम एक काम कर सकते हैं, डेविएशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो डेविएशन जिन्हें अर्जेंटली चेक करने
की जरूरत है, डेविएशंस नीड टू बी अटेंडेड अर्जेंटली। ऐसे डेविएशंस जिन्हें तुरंत अटेंड करने की जरूरत है, जैसे ये मैंने बताया 500 यूनिट सोची थी, 400 यूनिट्स ही बना पाए, 100 यूनिट्स कम बनाई हैं, अर्जेंटली हमें इसे रिमूव करने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। हमने सोचा था कॉस्ट 5% से इंक्रीज होगी, 10% से इंक्रीज हो गई, अर्जेंटली एक्शन रिक्वायर्ड है। एक तो वो डेविएशंस और एक होते हैं माइनर डेविएशंस। 500 यूनिट सोची थी, मान लो हमारे एम्प्लॉइज ने 490 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, सिर्फ 10 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी है, तो भाई ये छोटा सा डेविएशन है, ये बात मैनेजमेंट को बताने लायक नहीं है। समझ में आया? एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशंस देखना छोटे हैं, माइनर हैं, या फिर ऐसे डेविएशंस हैं जिन्हें अर्जेंटली अटेंड करने की जरूरत है। अब देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसके साथ में एक पॉइंट और बनता है, मैं अलग से एक्सप्लेन कर रही हूं, हमारे इसी प्रोसेस के अंदर है, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो दो तरह के डेविएशंस होते हैं, मैं बोल सकती हूं टू टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशंस। ये जो डेविएशंस की मैं बात कर रही हूं, इन्हें एनालाइज करने, इन्हें समझने के लिए हमारे पास में दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास में दो टेक्निक्स है, CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वन बाय वन समझना। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि वो डेविएशंस जिन पे अर्जेंटली एक्शन रिक्वायर्ड है। ये डेविएशंस के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताना बहुत जरूरी है। ये वो डेविएशंस है, इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की रिजल्ट एरियाज। याद रखना कीवर्ड है की रिजल्ट एरियाज। क्या लिखा है? की रिजल्ट एरियाज। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर नजर रखना, कुछ स्पेसिफिक चीजों पे नजर रखना, जिन्हें बोला जाता है की रिजल्ट एरियाज, कि भाई इन चीजों पर नजर रखना। अगर इन चीजों के अंदर कोई डेविएशन आ रहा है तो इस डेविएशन को अर्जेंटली अटेंड करने की जरूरत है। टॉप मैनेजमेंट को इन डेविएशंस के बारे में बताना जरूरी है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा डेविएशन है या फिर की रिजल्ट एरियाज में कोई डेविएशन आ गया, एक ऐसी चीज में डेविएशन आ गया है, ये डेविएशन हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने बताया कॉस्ट 5% से बढ़नी चाहिए थी लेकिन 10% से बढ़ गई, अब इसका असर पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट की हमें प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारी जेब से पैसा ज्यादा लग रहा है तो हम भी प्रोडक्ट को ज्यादा में बेचेंगे। जब हम हमारी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो अपने आप हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लग जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। इन डेविएशंस को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इन डेविएशंस के बारे में मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, टॉप मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, ताकि वो अर्जेंटली एक्शन ले सके। की एरियाज आर दोस व्हिच हैव इंपैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो एरियाज है, वो डेविएशंस है जिनका इंपैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो इनके बारे में किसे बताएंगे? टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे, क्योंकि अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। वहीं दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। 500 यूनिट्स बनानी थी, हम लोगों ने एक्चुअली 498 यूनिट्स बना दी एक्चुअल, ठीक है, सिर्फ 2 यूनिट्स कम बनाई हैं। अब मैनेजर इसे भी कंट्रोल करना चाहता है कि 2 यूनिट्स कम कैसे बनाई। ऐसा मैनेजर एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग। एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। वो एंड में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। द डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स। वो डेविएशंस जो एक रेंज से बाहर जा रहे हैं, जो बहुत बड़े डेविएशंस हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैनेजर्स को बताना जरूरी है। जो माइन्यूट डेविएशंस होते हैं, यानी कि जो माइनर डेविएशंस होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया 500 की बजाय 498 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, ये डेविएशंस इग्नोर भी किए जा सकते हैं। इन डेविएशंस को हमारे जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी हैंडल कर सकते हैं। मैनेजर्स को अपना टाइम, एनर्जी, अपना एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है माइन्यूट डेविएशंस पर। समझ में आया? दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर मैनेजर्स ऐसा करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे, माइन्यूट डेविएशन को वर्कर्स भी अपने लेवल पर हैंडल कर लेंगे, तो इससे मैनेजर्स की टाइम और एनर्जी बचेगी। मैनेजर्स जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस कर सकते हैं, प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह बनाने पर। मैनेजर्स का टाइम और एफर्ट बचेगा। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कौन
कौन सॉल्व कर लेंगे, हमारे सबऑर्डिनेट सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स का भी डेवलपमेंट होगा, वो भी काम करना सीखेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिन पर अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, और सिंपल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट्स भी हैंडल कर सकते हैं, जिनमें हमें टॉप मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर ये दोनों बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, डेविएशंस एनालाइज कर लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, हम लोगों ने 450 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी है, तो करेक्टिव मेजर्स भी तो लेना, उस चीज को सुधारना भी। इफ मैनेजर फाइंड्स एनी डेविएशन बिटवीन प्लान्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर मैनेजर को कोई डेविएशन दिखते हैं, डिफरेंस देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के अंदर, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन अबाउट सच डेविएशन। तो रीजन फाइंड आउट करना कि ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं। रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आया, पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, हमारे एम्प्लॉइज गप्पे मार रहे थे, एम्प्लॉइज एब्सेंट थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशंस इन फ्यूचर, और कोशिश करना फ्यूचर में कि ये डेविएशंस ना आए। द मैनेजर टेक्स मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। मैनेजर हर वो स्टेप लेता है ताकि वो हर चीज को दोबारा से ट्रैक पर ला सके, हर चीज को पटरी पर ला सके, ताकि फ्यूचर के अंदर जब हम प्लान्स बनाए तो हमारे प्लान्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, प्लान्स हमारे फेल ना हो, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। और लास्ट स्टेप आता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग, यानी कि फीडबैक रिपोर्ट। द कंट्रोलिंग डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। हम लोगों ने करेक्टिव मेजर्स ले लिए 5th स्टेप के अंदर, इसी के साथ में कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा खत्म नहीं होता। एट द एंड अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। इसके बाद में मैनेजर्स क्या बनाते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या होता है, फीडबैक रेफर्स टू अ लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशन। इस फीडबैक रिपोर्ट में लिखा जाता है ये जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, इनके पीछे क्या क्या रीजंस है। जैसे मैंने आपको रीजन बताया, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल वगैरह, सारे रीजंस लिखे जाते हैं। एंड द करेक्टिव मेजर्स सजेस्टेड टू रिमूव द डेविएशंस इन फ्यूचर, और साथ साथ में मेजर्स भी लिखे जाते हैं, यानी कि सजेशंस भी लिखे जाते हैं कि इन सजेशंस को दिमाग में रखना, फ्यूचर में ये चीजें करना, ये चीजें मत करना, ताकि फ्यूचर के अंदर किसी तरह के कोई डेविएशंस ना आए और प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करे। समझ में आ गया? तो ये हमारे कंट्रोलिंग का प्रोसेस। पहला स्टेप क्या, स्टैंडर्ड सेट करे, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा, अगर डेविएशंस नहीं आते हैं, मैच कर जाती है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन डेविएशंस आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेविएशंस को एनालाइज करते हैं। जब हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास में 2 टेक्निक्स है, सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये क्या होते हैं, कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं, KRAs इन्हें बोला जाता है, की रिजल्ट एरियाज। ये स्पेशल एरियाज हैं, स्पेशल चीजें हैं जो पूरे के पूरे बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। इनके लिए हमें अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड होता है, इनके बारे में तुरंत टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना होता है। और एक होते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैनेजमेंट को सिर्फ उन डेविएशंस पर ही फोकस करना चाहिए जो आउट ऑफ रेंज हैं, जो माइन्यूट डेविएशंस हैं उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। ये डेविएशंस तो हमारे सबऑर्डिनेट्स भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है भाई, डेविएशंस को एनालाइज कर लिया, करेक्टिव मेजर्स लेना ताकि फ्यूचर में ये डेविएशंस ना आए, ताकि सारी चीजें दोबारा से ट्रैक पर आ सके, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो। और लास्ट में मैनेजर्स क्या करते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वो सारे के सारे रीजंस लिखते हैं कि डेविएशंस क्यों आ रहे थे, साथ में सजेशंस भी लिखते हैं, मेजर्स भी लिखते हैं कि भाई ये रीजंस हैं जिनकी वजह से डेविएशंस आ रहे हैं, तो इन चीजों का आगे से ध्यान रखना ताकि हमारी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करे। समझ में आ गया? विद दिस ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसे ही बता देती हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ। डेविएशन में बार बार बोल रही हूँ, डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखो, डेविएशन का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। हम लोगों ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करी, 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम लोगों ने 450 सोफा सेट्स ही प्रोड्यूस करे, तो ये जो 50 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को बोला जाता है डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। अब ये डेविएशंस हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, हम लोगों ने मान लो स्टैंडर्ड सेट करा था कि 500 सोफा सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर हम लोगों ने 600 सोफा सेट्स प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से अगर ज्यादा है तो ये तो अच्छी बात है ना, इसे बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। वही नेगेटिव डेविएशन तो समझ ही गए, हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा कि भाई 500 सोफा सेट प्रोड्यूस करने हैं, एक्चुअली हम लोगों ने कम सोफा सेट्स प्रोड्यूस करे, तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से कम होती है, इसे बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 2 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस, focus on key result areas, check on each and every activity, keep a control on everything. Second क्या है? Why is planning an empty exercise without controlling? इसका आंसर अच्छे से लिखना मुझे कमेंट्स के अंदर। इसी के साथ में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का हमारा पूरा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पूरे चैप्टर नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए वन शॉट के अंदर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2, दैट इज चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहां तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।